सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। अब इसका नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। तो ये चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। मतलब एक देश और दूसरे देश के बीच में जब बिजनेस होता है तो उसे हम लोग फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। एंड वही हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका जो बेसिक्स है वही आज हम करने वाले हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, एडवांटेजेस फिर डिसएडवांटेजेस, एंड इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी लंबा हो सकता है, 1 मिनट के आसपास का 1 घंटे के आसपास का हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड का जो मीनिंग है उसके बारे में जानते हैं। अब इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है कि ये इसका मतलब क्या है। जब एक देश और दूसरे देश के बीच में ट्रेड होता है तो उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में अगर बिजनेस हो रहा है तो उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। सिमिलरली इंडिया अमेरिका के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में, अगर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में हो रहा है, मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें बेचने वाला एक देश है एंड खरीदने वाला दूसरा देश है तो उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड कहते हैं, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? इंटरनेशनल ट्रेड इज रेफर्ड टू एज द एक्सचेंज ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट नेशंस। मतलब अलग अलग नेशंस के बीच में जब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। याद रखिएगा, सिर्फ गुड्स बोलने से होगा नहीं, सर्विसेज भी बोलना पड़ेगा। तो जब जब दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जैसे हम किसी दुकानदार से जाकर सामान खरीदते हैं, सिमिलरली यहाँ पे एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री से जा कर के सामान खरीदता है, ठीक है। अब कंज्यूमर गुड्स, रॉ मटेरियल्स, फूड एंड मशीनरी ऑल आर बॉट एंड सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसमें कंज्यूमर गुड्स जो कि हमारा शर्ट हो गया, पैंट हो गया, जो नाइकी के जो जीन्स होते हैं जो कि अमेरिका से बन करके आते हैं वो। रॉ मटेरियल्स मतलब जैसे जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जो है वो हम अरब कंट्री से ख़रीदते हैं। फिर फूड भी हम खरीदते हैं, बहुत सारे ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो ख़रीदा जाता है। फिर अगर मशीनरी की बात की जाए तो हमारा जो एप्पल का आईफोन है वो भी बाहर के देशों से ही इंपोर्ट होकर के आता है। तो ये सारे वो अलग अलग चीज़ें हैं जो खरीदे जाते हैं। एंड इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है कि हर एक कंट्री को मौका मिलता है कि वो अपना मार्केट को एक्सपैंड कर दे एंड उन गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेस करे जो कि नॉर्मली अगर उसके पास, मतलब जो उसके पास है नहीं, वो उस चीज़ को भी एक्वायर कर सकता है, ठीक है। जैसे हमारे कंट्री में क्रूड ऑयल का कोई भी कुआं नहीं है, ठीक है। वी डू नॉट हैव एनी रिसोर्स ऑफ क्रूड ऑयल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, हमारे यहाँ पे डीजल नहीं है, हमारे यहाँ पे सब कुछ है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू ही पॉसिबल है। सो व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड? इट इज़ द ट्रेड और बिजनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट नेशंस, जिसमें एक नेशन दूसरे नेशन को कोई चीज़ खरीद करके बेचता है, एक नेशन दूसरे नेशन से कोई सामान खरीदता है एंड दूसरा नेशन पहले नेशन को कुछ सामान बेचता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या क्या है? तो पहला फीचर है सेपरेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स या फिर प्रोड्यूसर्स। इन इनलैंड ट्रेड प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स आर फ्रॉम द सेम कंट्री बट इन फॉरेन ट्रेड दे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। ऑब्वियस सा रीज़न है, अगर अमेरिका एंड इंडिया के बीच में ट्रेडिंग हो रहा है तो जो बायर होगा जो कि इंडिया का कोई आदमी होगा एंड जो सेलर होगा वो अमेरिका का कोई आदमी होगा। तो वो लोग आपस में बहुत ज़्यादा सेपरेटेड हैं, कहाँ अमेरिका कहाँ इंडिया, तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सेपरेशन रहता है, ठीक है। फिर बात करें फॉरेन करेंसी, तो ऑब्वियस सा बात है इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें एक फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है।
Foreign trade involves payments in foreign currency. Different foreign currencies are involved while trading with other countries. अब मैं जिस कंट्री से खरीद रहा हूँ, मुझे उस कंट्री को उसी के वो जिस डॉलर मतलब वो जिस पेमेंट करेंसी को एक्सेप्ट करता है, मुझे उस करेंसी में पेमेंट करना होगा। ठीक है, मेरे इंडिया में रुपी चलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर अमेरिका से सामान खरीद रहा हूँ तो मुझे अमेरिका को भी मैं रुपी में पेमेंट कर सकता हूँ, नहीं होता है इसमें आपको फॉरेन करेंसी मतलब एक ऐसा करेंसी जो कि विदेशी हो, जो कि इंटरनेशनल लेवल का हो, वो वाला करेंसी हमें यहाँ पे करना होता है। वी विल हैव टू मेक, हमें यहाँ पे जो भी पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में करना होता है। एंड जो मोस्ट यूज्ड फॉरेन करेंसी है वो है दी अमेरिकन डॉलर। अमेरिकन डॉलर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फॉरेन करेंसी है। ठीक है, फिर बात करें रेस्ट्रिक्शंस की, तो भाई हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस put by different countries. Normally imports face many import duties and restrictions imposed by importing country. Similarly various rules and regulations are to be followed while selling goods outside the country. मतलब यहाँ पे अगर आप सामान को खरीद रहे हैं तो भी आपके ऊपर में बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि आप ये सामान नहीं खरीद सकते हैं, फिर इसके बाद आप इस कंट्री से ये सामान नहीं खरीद सकते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगा दिए जाते हैं। सिमिलरली जो सामान एक देश से बन करके दूसरे देश में जा रहा है उसके ऊपर में भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि आप इतना सामान ही बना करके बाहर में बेच सकते हैं, इससे ज़्यादा सामान बनाने के लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। फिर इतना सामान अगर बना करके बेचेंगे तो वो फ्री होगा, लेकिन इससे ज़्यादा सामान अगर बना करके बेचा जाता है तो उस पर पैसे लगने वाले हैं। तो काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर में भी रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, एंड अगर आप बाहर में एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर में भी रेस्ट्रिक्शन रहता है। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट एज वेल एज ऑन द एक्सपोर्ट। ठीक है, फिर नीड ऑफ मिडलमैन, जाहिर सी बात है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोड्यूसर जो है वो दूसरी जगह पे है एंड जो कंज्यूमर है वो दूसरी जगह पे है, तो इन दोनों के बीच में ताकि कांटेक्ट हो सके इसके लिए मिडलमैन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीड्योर्स इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड आर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट देयर इज अ नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अ मिडलमैन, दे रेंडर देयर सर्विसेज फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ ट्रेड। मतलब यहाँ पे अगर अमेरिका में सेलर है, अमेरिका में अगर बायर है एंड इंडिया में अगर सेलर है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, फिर इस डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो इतना कुछ करने के लिए आपको अलग अलग लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करना होता है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कि अमेरिका में किसी ने सामान को खरीदा एंड इंडिया से उसने सिर्फ भेज दिया, उसके अलावा बहुत कुछ होता है। एंड मैं सही बताऊँ तो इंटरनेशनल ट्रेड करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपने सामान बनाकर तैयार कर लिया, जितना मेहनत उसमें लगा है उसका डबल मेहनत उस सामान को बाहर भेजने में लगने वाला है। ठीक है, फिर बात करें रिस्क एलिमेंट की, तो रिस्क तो रहेगा ही। द रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरेन ट्रेड इज मच हायर सिंस द गुड्स आर टेकन टू लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड इवन क्रॉस द ओशन। बहुत यहाँ पे चांसेस है कि हो सकता है जहाज़ पे सामान, मैक्सिमम सामान तो जहाज़ पे ही जाता है, क्योंकि अगर जहाज़ से ना भेजा जाए, अगर एयरप्लेन से भेजा जाए तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। जहाज़ से सामान भेजना सबसे सस्ता होता है, इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड में जो मैक्सिमम सामान है वो जहाज़ के थ्रू ही भेजा जाता है। हम जो अपना जीन्स पैंट खरीदते हैं या फिर जो भी सामान खरीदते हैं वो सभी का सभी जहाज़ के थ्रू ही भेजा जाता है। तो उसमें बहुत रिस्क है, अगर जहाज़ डूब गया तो वो सामान भी डूब जाएगा। फिर बहुत केस में होता है कि बीच में जो सामान चोरी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिस्क हैं जो कि इसमें रहते हैं। फिर बात करें लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, तो इंटरनेशनल ट्रेड में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि बेसिकली क्या कहता है, अ कंट्री विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स इन विच इट हैज़ कॉस्ट एडवांटेज, सच गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। ऑन द अदर हैंड इट विल इम्पोर्ट दोज गुड्स विच हैव कॉस्ट डिसएडवांटेज और इट हैज़ नो स्पेसिफिक एडवांटेज। मतलब सिंपल सा बात ये है कि जिस सामान को बनाना महंगा पड़ रहा है उस सामान को खरीद लेंगे, ठीक है, एंड जिस सामान को बनाना सस्ता पड़ रहा है उस सामान को
बाहर में बेच देंगे। मतलब अगर कोई सामान ऐसा है जो कि अगर घर पे बनाया जाएगा, मतलब अगर इंडिया में कोई सामान को अगर रेडी किया जाएगा, उसका अगर कॉस्ट अगर 100 रुपये आता है एंड उसी सामान को बाहर से खरीदने का खर्चा अगर 80 रुपये आता है तो उसे इम्पोर्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर कोई कंट्री है, ठीक है, जिसमें कोई सामान बनाना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, तो वो सामान को हम लोग मार्केट में, मतलब यहाँ पे सिंपली ये देखा जाता है कि इंपोर्ट करने में कम खर्चा है या फिर एक्सपोर्ट करने में कम खर्चा है। जिसमें भी कम खर्चा होगा वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। अगर इंपोर्ट करना सस्ता है तो इंपोर्ट कर देंगे, अगर एक्सपोर्ट करना सस्ता है तो एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, ये तो जाहिर सी बात है, आप एक देश से दूसरे देश में सामान भेजने की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट, सरकार का अलग अलग तरीके का कंट्रोल इसके ऊपर में रहता है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं कि नहीं, इसके लिए आपको सरकार का परमिशन लेना होता है। जैसे हमने जाना था कि अगर मान के चलिए मैंने अपने कंट्री में एक पार्टनरशिप खोल लिया एंड मैं कंट्री के अंदर में बिजनेस कर रहा हूं, तो हम जानते हैं कि पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना इज नॉट मच कंपलसरी। उसे वो कंपलसरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना ही है, ठीक है, तो उसमें बिना परमिशन लिए भी काम हो सकता है। लेकिन वही पार्टनरशिप से अगर आप बाहर में सामान बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो उस केस में आपको सरकार का लेना ही होगा। मतलब सिंपल सा बात है कि घर में हो सकता है कि परमिशन ना भी लगे, बड़े से बड़े काम करने के लिए घर के अंदर में परमिशन ना लगे, लेकिन जैसे ही बाहर का ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में इसका कंसिडरेशन आ जाएगा तो फॉरेन ट्रेड के केस में परमिशन लगेगा ही लगेगा। चाहे छोटा काम हो या चाहे बड़ा काम हो, परमिशन उसमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर बात करें अगर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का, सबसे जो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो पहला प्रॉब्लम तो यही है कि लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस। ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज इन विच इट्स ट्रेडर विश टू प्रिपेयर द ट्रेड डॉक्यूमेंट्स राइट फ्रॉम trade inquiry or the letter of quotation to the payment documents. This works as a serious barrier between the traders of the different countries. Moreover, the distance between the trading countries increases the cost of transportation of goods, making the price high and also creating a risk of fraud, etc., as the traders may not have to face contact between them. तो पहला बात तो यही है भाई कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर जापान में कोई सामान भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उसके हिसाब से अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी करना होगा, क्योंकि मैं उस कंट्री में अपना सामान बेचना चाहता हूँ। तो उस कंट्री का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा वो उसके हिसाब से मुझे अपना डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा। मुझे अपना जो भी अकाउंट्स होगा, जो भी मेरा हिसाब किताब होगा, वो सारा हिसाब किताब मुझे उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। आई विल हैव टू मेक इट इन दैट वे। अगर जापान में जा रहा है तो जापान के हिसाब से वहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग उसी हिसाब से चाहते हैं, वहीं वहाँ पे रूल है। तो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा बात तो यही है कि लैंग्वेज के लिए मुझे हो सकता है कि ट्रांसलेटर को रखना पड़े। तो लैंग्वेज इज़ द मेन प्रॉब्लम। एंड उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है वो है डिस्टेंस का। जितना ज़्यादा दूर दो कंट्रीज़ होंगे उतना ज़्यादा दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा एंड चीज़ भी उतना ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है। फिर बात आती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस की। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसी भी सरकार, कोई भी कंट्री का सरकार ये बहुत बार करती है कि अगर उसकी दुश्मनी है किसी देश से तो वो उस देश के सामान को अपने कंट्री में बैन कर देती है, या फिर उस देश के सामान को अपने कंट्री में खरीदने पर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आपको याद होगा कि जब उरी में अटैक हुआ था तो पाकिस्तान से जो सामान इंडिया में आता था उसके ऊपर में, मतलब मान के उसके ऊपर में, आई थिंक, मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन 200% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया गया था। मतलब पाकिस्तान से अगर आप 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पे ही 200 रुपये का टैक्स देना होगा। मतलब जितना का सामान नहीं, उसका डबल अमाउंट सिर्फ टैक्स देना होगा। तो ये बहुत केसेस में देखा जाता है। फिर अभी जो यूक्रेन एंड रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी यूक्रेन एंड उसके जो दोस्त वाले जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रशिया के सामान के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो इसकी वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉब्लम आ रहा है।
तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इंपोर्ट के ऊपर में भी लगाया जाता है एंड एज वेल एज एक्सपोर्ट के ऊपर में भी लगाया जाता है। आपको इंपोर्ट करने से भी रोका जा सकता है एंड आपको एक्सपोर्ट करने से भी रोका जा सकता है, ठीक है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन मार्केट। अब इसका ये भी एक बहुत बड़ा बात है कि देखिए, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहता है तो पहली बात उसे देखिए, आप जिस बाज़ार में बेचना चाहते हैं आपको पहले उस बाज़ार के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बट फॉरेन ट्रेड के केस में क्या है कि मैक्सिमम सेलर्स को या फिर मैक्सिमम बायर्स को फॉरेन ट्रेड के बारे में नॉलेज ही नहीं रहता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस न्यू ट्रेडर्स डू नॉट हैव एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉरेन मार्केट्स। वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट एजेंसीज आर आइदर inadequate or does not fulfill their requirements. Thus they fail to have clarity about the opportunities available to them for exports and imports. तो पहली बात तो यही है कि बहुत बायर्स एंड सेलर्स को इंटरनेशनल मार्केट के बारे में मालूम ही नहीं है, तो इसकी वजह से वो लोग बहुत बार अपना नुकसान करवा लेते हैं। फिर दूसरा बात ये है कि क्योंकि उन्हें नॉलेज है नहीं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मतलब कुछ लोग उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इन सब की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, अब जो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में कोई है, जैसे इंडिया का बनारसी साड़ी जो है वो विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है। अब इंडिया के जो बनारसी साड़ी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हो ही सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट के बारे में इतना नॉलेज ना हो, तो कोई आदमी उनको नॉलेज देने के बजाय उनको ठग भी सकता है। उनको उनसे वो 100 रुपये की साड़ी खरीद करके मार्केट में 200-300 रुपये की बेच सकता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है बहुत लोगों को। फिर डॉक्यूमेंटेशन, ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। इंटरनेशनल ट्रेड में इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है कि लोग एक बार को यही सोचते हैं कि क्यों फालतू में विदेश में बेचने को जाएं, अपने देश में ही बिजनेस कर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड रिक्वायर्स सो मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड मैनी डॉक्यूमेंट्स विच मेक्स द ट्रेडर procedure very cumbersome as well as complex. Therefore, most of the small traders trade only through third parties rather than going directly and have to pay commission to them which reduce their profit margins, increase the cost of transaction. अब जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे इंटरनेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं वो तो पहले यही सोचते हैं कि छोड़ो भाई ये सब, हम लोग अपने हिसाब से ही काम करते हैं, हम लोग अपने देश में ही बेचेंगे। फिर बहुत लोग होते हैं कि नहीं विदेश में बेचना है, तो वैसे लोग क्या करते हैं कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के पास नॉलेज है, वो लोग उन लोगों की मदद लेते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरी की हेल्प लेंगे तो उसको पैसा देना होगा। तो ये भी अलग अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पे होते हैं। फिर पेमेंट प्रॉब्लम्स तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर एक कंट्री ये चाहती है कि उसको उसी का करेंसी में पेमेंट किया जाए। जैसे इंडिया चाहता है कि जो भी लोग उससे सामान खरीद रहे हैं वो लोग उसे रुपये में पेमेंट करें। फिर अमेरिका चाहता है कि सभी लोग डॉलर में पेमेंट करें। तो एक कंट्री अपने करेंसी को बढ़ाने पे लगी रहती है एंड इसकी वजह से करेंसी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। सो देयर मे अराइज पेमेंट प्रॉब्लम्स बिटवीन ट्रेडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज एज दे बोथ वांट टू ट्रांजैक्ट इन देयर ओन करेंसी एंड फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज में ऑल्सो एड ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट एंड ड्यू टू दिस रिस्क में ऑल्सो अराइज फॉर बोथ द ट्रेडर्स। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल डॉलर का दाम अगर बढ़ गया तो फिर यहाँ पे लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं, तो करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पहली बात तो यही है कि हर एक कंट्री चाहता है कि जो उसका करेंसी है उसे उसी तरीके से पैसे दे दिए जाए। हर एक कंट्री अपना करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में लाना चाहता है। अभी तो डॉलर इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग, लेकिन अभी इंडिया भी धीरे धीरे इंटरनेशनल करेंसी में अपना ये जो दबदबा है वो कायम कर रहा है। तो इसका वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड करने से क्या क्या फ़ायदे हैं जो हमें मिल सकते हैं? तो पहली बात है
optimal use of natural resource. International trade helps each country to make optimum use of its natural resources. Each country can concentrate on production of those goods for which its resources are best suited. Wastage of resources is avoided. अब देखिए, हो सकता है कि मेरे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हों, लेकिन मुझे उन्हें यूज़ करना ना आता हो। बहुत कंट्रीज के केस में पॉसिबल है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी मतलब साउथ अफ्रीका में, मतलब साउथ अफ्रीका नहीं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं है कि कैसे उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है जिनसे उनका कंट्री का ग्रोथ हो सके। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर कोई विदेशी कंपनी जाके वहाँ पे अपना प्लांट लगाती है तो उसकी वजह से उस कंट्री का जो रिसोर्स है वो ठीक तरीके से इस्तेमाल होता है। क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे एक हिंदी कहावत है जो कि मैं कहना चाहूँगा कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। तो यही यहाँ पे है कि जिस कंट्री में जो चीज़ है लेकिन उसे वो यूज़ करना आता नहीं है, तो फिर भी अगर वो उसे यूज़ करने जाता है तो वो वहाँ पे उस काम को ख़राब कर सकता है। इसके बजाय अगर कोई एक्सपर्ट कंट्री है, मतलब एक ऐसा कंट्री जो कि उस सब चीज़ों में अपना एक्सपर्टीज़ रखता है, तो अगर वैसा कंट्री जा कर के वो काम वहाँ पे करके देता है तो उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अब जैसे मैं अगर बात करूँ तो स्पाइसेस जो हैं, अब अगर स्पाइसेस इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, अब अगर अमेरिका कोशिश करेगा कि वो अपने ही कंट्रीज़ में इंडिया के जैसे स्पाइसेस को ग्रो करे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो वेदर है वो उन स्पाइसेस के लिए फेवरेबल है, बट अमेरिका का वेदर फेवरेबल है नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अमेरिका अपना जो पैसा है वो भी ख़राब कर देगा एंड अपना टाइम भी ख़राब कर देगा। तो इससे बढ़िया यही होगा कि जो स्पाइसेस का काम है वो काम जा कर के इंडिया पे ही छोड़ दो। ठीक है। फिर बात है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। ये मैंने डेफिनेशन के केस में ही बोल दिया था कि इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से ही ये हो सकता है कि एक कंट्री हर एक तरीके का सामान अपने पास रख सकती है। इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है। मैंने आपको बोला था कि हमारे कंट्री में, इन आवर कंट्री देयर इज़ नो सच, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो क्रूड ऑयल का कुआं होता है वो हमारे कंट्री में है नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारे कंट्री में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास खुद की रिफाइनरीज है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। इंटरनेशनल ट्रेड हर एक कंट्री को ये एडवांटेज देता है कि जो सामान उनके पास है नहीं वो सामान भी वो लोग खरीद करके ला सकते हैं। ठीक है। फिर स्पेशलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एनकरेजेस production of different goods in different countries. Goods can be produced at comparatively low cost due to advantages of this division of labor. ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होता है, अब देखिए मैंने आपको जैसा बोला था कि इंडिया में अभी भी जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो इंडिया का उतना अच्छा से ग्रो नहीं हो पाया है। अभी भी अगर देखें तो इंडिया में जो मोबाइल फ़ोन मार्केट है उसमें आई थिंक 95% 97% जो मार्केट शेयर है वो फॉरेन कंपनीज़ का ही है। ठीक है। इंडिया का जो कंपनीज़ है, जैसे लावा की बात करें, माइक्रोमैक्स की बात करें, तो ये कंपनीज़ बिल्कुल भी अभी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये जो आईटी सेक्टर है वो इंडिया के लिए उतना सूटेबल है नहीं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में इंडिया अगर आईटी सेक्टर पे उतना काम करने जाएगा तो उससे होगा नहीं। तो इंडिया क्या कर सकता है कि ये जो आईटी सेक्टर का काम है वो किसी बाहर वाले कंपनी को दे दे एंड जो काम उसके लिए बेस्ट सूटेड है वो उस काम में अपना स्पेशलाइजेशन करे। मतलब सिंपल बात है कि जो काम मेरे से हो नहीं रहा है तो वो काम मैं किसी दूसरे को दे देता हूँ एंड मेरा जो काम जो कि मेरे लिए बिल्कुल ठीक है मैं उस काम में अपना स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ। मतलब जो मेरे से हो नहीं रहा है वो किसी और को दे दो और जो मुझसे हो रहा है उसमें और बढ़िया हो जाओ। तो ये स्पेशलाइजेशन जो है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। ठीक है। फिर एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड गुड्स आर
produced not only for home consumption but for export to other countries also. Nations of the world can dispose of goods which they have in surplus in the international markets. This leads to production at large scale, and the advantages of large scale production can be obtained by all the countries of the world. अब देखिए, अगर आप एक सामान बनवाते हैं तो एक सामान बनाने का जो खर्चा होगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बात बोलूँ तो जैसे ये हम अपने आसपास के साइबर कैफ़े के दुकान में भी देखते होंगे कि अगर एक पेज प्रिंट करवाते हैं तो उसका दाम 2 रुपये है, लेकिन वहीं अगर मैं 100 पेज प्रिंट करवाता हूँ तो 100 पेज प्रिंट करने का दाम 100 रुपया होगा, मतलब एक पेज का यहाँ पे 1 रुपया हो जाएगा। तो एक पेज अगर मैं सिंगल में प्रिंट करवाता हूँ तो 2 रुपये कॉस्ट होता है, एंड वही अगर मैं 100 पेज प्रिंट करवाता हूँ तो एक पेज का खर्चा जो है वो 1 रुपया हो जाता है, मतलब हाफ खर्चा हो जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? जब हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करवाते हैं तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करवाने की वजह से हमारा जो खर्चा है वो कम हो जाता है, एंड ये जो एडवांटेज है ये हर एक कंट्री को मिलता है। क्योंकि पहली बात क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो सामान बनता है वो सिर्फ एक कंट्री अपने लिए ही नहीं बनाती है, एक कंट्री अपने लिए सामान बनाने के साथ साथ वो सामान जो है वो बाकी देशों के लिए भी बना करके रखती है। तो क्या होता है, एक ही बार में बल्क में प्रोडक्शन होता है, एंड हम जानते हैं कि जब भी बल्क में प्रोडक्शन होगा तो जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो कम खर्चा है ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है ये सब केसेस में, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे बाकी देशों के साथ साथ अपने देश के लिए सामान बन रहा है, तो यहाँ पे जो मतलब जो होता है ना कि बाहरी हमारे घर पे बाहर से लोग आएंगे खाना खाने के लिए, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा खाना बनता है। तो सेम इसी तरीके से बाहर के देशों में भी सामान जाना है और अपने देश में भी सामान बनना है, तो एक ही बार में ज़्यादा सामान बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो खर्चा है वो रिलेटिवली कम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। इंटरनेशनल ट्रेड आयरन्स आउट वाइल्ड फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस, इट इक्वलाइजेस द प्राइसेस ऑफ गुड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, इग्नोरिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मतलब इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है कि हर एक कंट्री में जो चीज़ है वो आपको लगभग में एक ही दाम पे मिलने वाली है। ये इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से यहाँ पे हो पाता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, आप एक काम कीजिए, ये पॉइंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट दिखने में तो बहुत छोटा है कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हर एक कंट्री में जो सामान है वो लगभग में एक ही दाम पे मिलता है, लेकिन ये पॉइंट जितना छोटा है उतना ही डीप इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसी वजह से इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए। ऑलरेडी 4 एडवांटेजेस यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर है एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हाउ एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कैन एस्टैब्लिश एंड डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज विद द मशीनरी इक्विपमेंट एंड टेक्निकल नो हाउ इंपोर्टेड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज एंड द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज। अब देखिए, जो कंट्री अभी एकदम फ्रेश में आज़ाद हुआ है, एकदम नया आज़ाद हुआ है, तो उस कंट्री के पास उतने रिसोर्सेज होंगे नहीं कि वो खुद अपने हिसाब से सब कुछ कर सके। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो कंट्री जो चीज़ चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए वो चीज़ वो बाहर के कंट्री से मंगवा सकता है एंड अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है। मतलब सिंपल बात है कि अगर कोई कंट्री बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वो बहुत पिछड़ा हुआ कंट्री है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है कि विदेशी कंट्री से सामान खरीद करके अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है। यही इस पॉइंट का मेन एम है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा अगला वाला है वह इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ड्यू टू इंटरनेशनल कंपटीशन द प्रोड्यूसर्स इन अ कंट्री अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी गुड्स एंड एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। दिस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए, इंडिया में हम अगर सेम स्पेसिफिकेशन के फ़ोन के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो आपको हर एक कंपनी का लगभग में एक ही दाम का मिलने वाला है। मतलब एक ऐसा हम अगर एक ऐसा फ़ोन खोज रहे हैं जिसमें 64 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा हो,
फिर उसके बाद अगर बात करें तो 6 इंच की स्क्रीन हो, फिर 6000 mAh की बैटरी हो। तो इस टाइप का अगर हम मोबाइल खोज रहे हैं तो वो मोबाइल हम चाहे ओप्पो का ले, या फिर चाहे वीवो का ले, या फिर चाहे एमआई का ले, या फिर चाहे रियलमी का ले, हम चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन लें, वो दाम एक ही रहेगा। अगर हम माइक्रोमैक्स का भी सेम फीचर्स वाला फ़ोन लेने जाते हैं तो उसका भी दाम वही रहेगा या फिर उससे कम रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक कंट्री में, मतलब एक कंट्री का जो होम मैन्युफैक्चरर है, मतलब जो एक कंट्री का स्वदेशी कंपनी है, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर मैंने अच्छा सामान बनाकर अपने देश के लोगों को नहीं दिया तो कोई बाहर की कंपनी ये काम आ करके कर जाएगी। तो इसी वजह से हर एक कंट्री इस चीज़ पे फोकस करता है कि कैसे वो अपना सामान बहुत, मतलब और भी अच्छे तरीके से बना सकता है, ताकि बाहर के कंपनीज उससे कस्टमर को लेकर के ना चले जाएं। ठीक है, ओके। फिर डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इंटरनेशनल ट्रेड रिक्वायर्स द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फॉर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो मेड पॉसिबल। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट की तो ज़रूरत है ही, तो इंटरनेशनल ट्रेड के बहाने ही बहुत कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आसान हो जाता है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करने जाते हैं तो इसी के साथ साथ हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो भी फैसिलिटेट हो जाता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि ये तो कर ही रहे हो, इसके साथ ये भी कर लो, तो वही यहाँ पे होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पे अपना जो दूसरा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है उसको भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कमर्शियल इंटरकोर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बहुत ठीक होते हैं। ठीक है, अगर किसी कंट्री के साथ एक कंट्री बहुत बड़ा बिजनेस डील साइन करता है तो उसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो रिलेशंस हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, वो बहुत, मतलब वो बूस्टअप हो जाते हैं। रशिया एंड इंडिया का जो, मतलब देखिए, मेन बात यही है कि दुनिया मतलबी है, अगर आप उसे कुछ देंगे नहीं तो वो भी आपको कुछ नहीं देने वाली है। तो ये जो हम सुनते हैं कि इस देश के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो वो बस ऐसे नहीं है कि वो मेरा दोस्त है तो इसीलिए, दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती है। मेन जो चीज़ है वो यही है कि उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, एंड इसी वजह से कोई भी कंट्री ये नहीं चाहता है कि वो कंट्री उसे छोड़ के, उसके कंट्री को छोड़ के चले जाए। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड के बहाने ही, बिजनेस के बहाने ही कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। एंड नेचुरल कैलामिटीज़, बहुत ये एक इजी सा पॉइंट है कि अगर मेरे कंट्री में नेचुरल डिज़ास्टर आया है तो नेचुरल डिज़ास्टर को ठीक करने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे देश में बहुत बाढ़ आ गई, अब हमारे देश का सारा अनाज जो है वो ख़राब हो गया, तो ऐसे केस में हम लोग बाहर के देश से सामान मंगवा सकते हैं, बाहर के देश से अपना जो अनाज है उसे मंगवा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर हमारे देश में कुछ भी ऐसा ख़राब चीज़ हो जाता है तो उसको भी हम लोग इसके थ्रू ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, अब जो ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इजी सा पॉइंट है कि बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स इन इंटरनेशनल पीस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कंज्यूमर्स को भी ये बेनिफिट देता है इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने कंट्री में बैठ के सोच रहा हूँ कि काश मुझे नाइकी के शूज़ मिल जाएं या फिर मुझे एप्पल का आईफोन मिल जाए, तो ये कैसे होगा? ये तो विदेशी कंपनी है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हो रहा हो। फिर इंटरनेशनल पीस भी होता है, जो कि हमने अभी सुना कि जो इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से ही अपने देश जो है वो अच्छे तरीके से
अपने में रिलेशन बना करके रखते हैं, एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए इंडिया के जो लोग हैं उनको विदेशी सामान मिल रहा है, हाई क्वालिटी का सामान मिल रहा है, तो उनके जीने का जो स्टैंडर्ड है, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग। ठीक है, मैं इंडिया में बैठकर जो अमेरिकन जो हाई क्वालिटी के सामान हैं, मैं उन सामानों को यहाँ पे रख सकता हूँ। बाहर के कंट्रीज़ में जो अच्छे क्वालिटी के सामान बनते हैं, मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। तो अच्छे क्वालिटी का सामान यूज़ करने से मेरा भी जो लाइफ है वो भी अच्छे क्वालिटी का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिसएडवांटेजेस। अब भाई डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इट इज़ impediment in the development of home industries. International trade has an adverse effect on the development of home industries. It poses a threat to the survival of infant industries at home due to foreign competition and unrestricted imports. The upcoming industries in the country may collapse. जो कि अब मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में ही बोला था कि अगर हम इंडिया के मोबाइल मार्केट के बारे में बात करें तो 96-97% जो शेयर है वो तो विदेशी कंपनी का ही है। आप अगर किसी का भी मोबाइल खरीदने जाएं तो शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा, मतलब अगर आप 100 आदमी को लाते हैं तो 100 आदमी में से 2-3 आदमी ऐसे होंगे जिनके पास माइक्रोमैक्स का फ़ोन होगा या फिर जिनके पास लावा कंपनी का फ़ोन होगा। मैक्सिमम जो लोग हैं, बाकी के जो 96-97 लोग हैं, उनके पास विदेशी कंपनी का ही मोबाइल होने वाला है। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारे जो स्वदेशी कंपनीज़ हैं उनको काम करने में, उनका जो डेवलपमेंट है उनमें ये होता है। आज माइक्रोमैक्स एकदम से पिछड़ा हुआ है, तो एक कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर के कंपनीज यहाँ पे आ करके जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उस टाइप का बिजनेस माइक्रोमैक्स नहीं दे पा रहा है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से विदेशी कंपनीज़ के ऊपर में लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपने जो स्वदेशी सामान है उसके ऊपर में भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे इसका और एक ही एग्जांपल है कि अगर मैं अभी, मतलब ये एक सिंपल सा बात बोल देता हूँ जो कि हमारी सोसाइटी की एक बहुत ख़राब बात है कि अगर आपको कोई पूछता है कि तुम कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो अगर कोई बोलते भाई मैं कोलगेट इस्तेमाल करता हूँ बहुत बढ़िया, पेप्सोडेंट इस्तेमाल करता हूँ बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे ही कोई पतंजलि का नाम ले लेगा, ओ जड़ी बूटी पिछड़े हुए लोग, इस टाइप का नज़र से उसे देखा जाता है। तो ये जो कोलगेट एंड पेप्सोडेंट है, इन लोगों ने ऐसा मार्केट में लोगों को बुद्धू बनाया हुआ है कि हमारे जो अपने जो कंट्रीज़ हैं, हमारा जो अपना ये है वो बहुत सफ़र करता है इसकी वजह से। ठीक है, फिर इसके बाद है इकोनॉमिक डिपेंडेंस। ये तो एक बहुत और भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री का की इकोनॉमिक के ऊपर में डिपेंडेंट होता है। मतलब एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, एक कंट्री का जो इकोनॉमी है वही डिपेंड कर जाता है इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से। द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव टू डिपेंड अपॉन द डेवलप्ड वंस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो कंट्रीज अभी मतलब बहुत अंडर डेवलप्ड हैं, तो वैसे कंट्रीज़ जो है उनको बाहर से सामान मंगा करके अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना होता है। अब ये जो बाहर से सामान मंगा करके अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक वो लोग बाहर से सामान इंडिया में ले करके नहीं आते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस उनका जो इकोनॉमी है वही उनके ऊपर में डिपेंड हो जाता है। ठीक यही मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि आज इंडिया जो है वो बहुत, मतलब इंडिया और भी सारे कंट्रीज़ जो हैं वो अरेबियन कंट्रीज़ के ऊपर में डिपेंडेंट हैं। क्यों? क्योंकि अगर अरेबियन कंट्रीज़ ने वहाँ पे उन लोगों को क्रूड ऑयल देना बंद कर दिया तो इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी। तो ये इकोनॉमिक ये जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एक कंट्री का इकोनॉमी ही दूसरे कंट्री के ऊपर में निर्भर हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है पॉलिटिकल डिपेंडेंस। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफन एनकरेजेस सब्जुगेशन एंड स्लेवरी। ये तो जाहिर सी बात है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही बाहर से लोग हमारे कंट्री में आते हैं एंड उसी का बहुत
एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारा देश जो अंग्रेज़ों का जो गुलाम रहा वो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही रहा। हमारे जो जिन्होंने हमें गुलाम रखा वो लोग हमारे देश में बिजनेस करने के लिए ही आए थे। तो पॉलिटिकल डिपेंडेंस मतलब एक कंट्री का इकोनॉमी तो डिपेंडेंट है ही, लेकिन वो कंट्री ही टोटली उसके अंदर में डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है। फिर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स में एग्जॉस्ट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम दैट इट वुड हैव बीन अदरवाइज। दिस विल कॉज इकोनॉमिक डाउनफॉल ऑफ द कंट्री इन द लॉन्ग रन। अब देखिए भाई, मेरे कंट्री को ये बहुत केसेस में होता है कि कंट्री क्या करती है कि वो देखती है कि अरे हाँ, हमारा सामान जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो क्यों ना ज़्यादा सामान बनाएं और मार्केट में बेचें। सामान बनाओ, मार्केट में बेचो, सामान बनाओ, मार्केट में बेचो। तो वो लोग सिर्फ इसी बात पे ध्यान देते रहते हैं। वो लोग एक बार भी इसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं कि सब कुछ बहुत कम है, नेचुरल रिसोर्सेज आर स्केर्स, तो हमें उन्हें ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन बहुत कंट्रीज इस पर ध्यान ही नहीं देते। वो लोग बस ये सोचते हैं कि अरे सामान मार्केट में बिक रहा है, सामान बनाओ और बेचो। तो इसकी वजह से हो सकता है कि शॉर्ट टाइम के लिए इकोनॉमिक ग्रो करे, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, फिर इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, तो इसकी वजह से थोड़े समय के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि 1-2 साल के लिए इकोनॉमी में बहुत पैसा आ जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन 4-5 साल बाद जब देखेंगे तो मालूम चलेगा कि सारा सामान तो पहले ही 1-2 साल में बेच दिया, अब कुछ बाकी ही नहीं है। ठीक है। फिर इसका और एक चीज़ है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही बहुत सारे जो बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे देश में आते हैं, एंड वो जब यहाँ पे अपना पावर प्लांट लगाते हैं तो उसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्स पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। फिर इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स। अब देखिए, हमारे कंट्री में ये जो ड्रग्स आ रहे हैं ये भी इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही है। अब ऑब्वियस सा बात है कि कोई इंटरनेशनल ट्रेड में ऑफिशियली जो है वो ड्रग्स कोई नहीं बेचता है, लेकिन ये इन्हीं रास्तों के थ्रू ये हमारे देश में आता है। इंटरनेशनल ट्रेड है, इसीलिए उसके ऑपोजिट में ये जो ड्रग्स मार्केट है, ये जो ब्लैक मार्केट है, ये भी इंटरनेशनल ट्रेड की ही एक देन है। ठीक है। फिर है storage of goods. Sometimes the essential commodities required in a country are in short supply or exported to foreign exchange. This results in a shortage of these goods at home and causes inflation. For example, India has been exporting sugar to earn foreign trade exchange, hence the exalting prices of sugar in the country. हम अभी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हमारे देश में जो गेहूं है, गेहूं का दाम आज इतना ज़्यादा है कि मुझे याद है कि आज से करीब 4-5 साल पहले जब मैं 1 किलो आटा खरीदने जाता था तो वो 22 रुपये का 22 रुपये किलो होता था, एंड एक टाइम पे तो वो 20 रुपये किलो ही हो गया था। लेकिन अभी अगर बात करें तो आटा 40 रुपये किलो, 45 रुपये किलो ऐसा दाम हो गया है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारे देश को पैसा कमाना है, तो उन लोगों ने क्या किया कि विदेशों में अपना जो विदेशों को गेहूं बेच दिया या फिर विदेशों को गेहूं डोनेट कर दिया, एंड अपने लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा। तो भले ही बाहर में गेहूं बेच करके पैसा तो आ गया, लेकिन गेहूं ही तो बाकी नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद है डेंजर टू इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल ट्रेड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू फॉरेन एजेंट्स टू सेटल डाउन इन द कंट्री विच अल्टीमेटली एंडेंजर्स इट इन इट्स इंटरनेशनल पीस। एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है? हाँ देखिए, ये जो चीज़ है, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो उतना ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है, देखिए, जो कंट्रीज़ जो विदेशी कंपनीज इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए हमारे देश में आ रही हैं, तो उनको तो हमारे देश के बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है। तो अब वो लोग इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने देश को एडवांटेज पहुंचाने के लिए, जो कि विदेशी कंपनीज पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप ये किया जाता है कि MI जो है उसके ऊपर में ये एलिगेशन लगाया जाता है कि ये चाइना की सरकार को अपना डेटा बेचता है। फिर ट्रू कॉलर पे भी ये लगाया गया था कि वो भी यहाँ से लोगों का डेटा खरीद करके वो जो सिंगापुर एंड दूसरे कंट्रीज़ में बेच रहा है।
तो ये जो चीज़ है ये इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही है, एंड इसकी वजह से जो इंटरनेशनल जो पीस है दैट इज़ ऑल्सो हैम्पर्ड। ठीक है, फिर वर्ल्ड वॉर्स, इंटरनेशनल trade breeds rivalries amongst nations due to competition in the foreign markets. This may eventually leads to wars and disturb world peace. अब बिजनेस की वजह से भी जो, ऑल्दो ये पॉइंट उतना खास है नहीं कि बिजनेस की वजह से मतलब ये हो सकता है, ठीक है। अब एक कंट्री जो है वो फॉर एग्जांपल ये बहुत हो सकता है कि अगर रशिया एंड इंडिया के बीच में जो बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, तो रशिया एंड इंडिया ने कंटिन्यूस अपना बिजनेस यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ को ये पसंद नहीं है, तो इसकी वजह से हो ही सकता है कि वॉर हो जाए। ठीक है, ऑल्दो ये होने वाला है नहीं, ये बहुत फालतू सा पॉइंट है, बट फिर भी दे दिया गया है। फिर बात है हार्डशिप्स इन टाइम्स ऑफ वॉर। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट्स lopsided डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज ओनली दोज गुड्स विच हैव कंपैरेटिव cost advantage are produced in a country. During wars or when good relations do not prevail between nations, many hardships follow. अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि वॉर के टाइम पे, ठीक है, वॉर के टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड में उन्हीं सामानों को बना करके बेचा जाता है जो कंट्री के लिए एडवांटेजियस होते हैं। ठीक है, मतलब जो सामान कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देता है, सिर्फ उन्हीं सामानों को बना करके बाहर के कंट्रीज़ में बेचा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे देश की ज़रूरत है वो चीज़ें हो सकती है कि ना बनाई जाए। It might be possible that those goods and services are not manufactured. So this is also a very big problem. कि वॉर के टाइम पे, वॉर मतलब क्या, वॉर के लिए पैसा चाहिए। अब ये जो पैसा है ये हो ही सकता है कि उन सोर्स मतलब पैसा को लाने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सामान इंडिया में चाहिए ही नहीं वो सामान बना करके विदेशों में बेचा जा रहा है, तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन हमारा जो नॉर्मल जो लोग हैं उन लोगों को तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फिर ये था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमें देखना है, वो है इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। अब सिंपल सा बात है, अब ये समझ के रखिए कि इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है कि जो कंट्री के अंदर में हो रहा है। जैसे अगर दिल्ली में कोई सामान बना करके कोलकाता में सामान को बेच रहा है, तो क्योंकि वो एक ही कंट्री के अंदर में है, एक ही कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में है, तो उससे हम लोग इंटरनल ट्रेड कहते हैं। एंड एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब सिंपली इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, जो एक कंट्री एंड दूसरे कंट्री के बीच में होता है उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो पहली बात है इंटरनल ट्रेड इज trade that involves buying and selling taking place between two parties which are located within the political and geographical boundaries of a country. एक ही कंट्री के अंदर में जो दोनों पार्टीज हैं, both the buyer and the seller, they are located in the same country. And external trade क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो अलग अलग कंट्रीज में रहती हैं। फिर कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो जो इंटरनल ट्रेड है वो एक ही कंट्री के अंदर में होता है, वो होम कंट्री के अंदर में ही होता है, जबकि जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता है। फिर अगर करेंसी की बात करें तो क्योंकि इंटरनल ट्रेड एक कंट्री के अंदर में ही हो रहा है, तो इसकी वजह से इसमें जो डोमेस्टिक करेंसी है उसी का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे रुपीज़ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए एक ऐसे करेंसी का इस्तेमाल होता है जो कि दो कंट्रीज़ आपस में म्यूचुअली अग्री करती हैं। जैसे अगर इंडिया एंड अमेरिका के बीच में हो रहा है तो इन दोनों का म्यूचुअल अग्रीमेंट होगा कि देखो अगर हम दोनों के बीच में बिजनेस होगा तो वो डॉलर में होगा। तो इसमें एक ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो होम करेंसी है वही इस्तेमाल हो, इसमें बाहर की करेंसी भी इस्तेमाल हो सकती है। सो पेमेंट्स फॉर एक्सटर्नल ट्रेड ट्रांजैक्शंस आर रिसीव्ड इन अ करेंसी दैट इज म्यूचुअली अग्रीड बाय द टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड। मतलब जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है वो दोनों पार्टीज आपस में अग्री करती हैं, एंड उसके बाद जो भी करेंसी वहाँ पे आता है उसी में यहाँ पे ट्रेडिंग होता है।
फिर बात करें इंटरनल ट्रेड का, सो इंटरनल ट्रेड हैज़ लेस रिस्क एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें जो रिस्क है वो कम रहता है क्योंकि एक ही कंट्री के अंदर में यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि भाई करेंसी का फ्लक्चुएशन है, मतलब अगर डॉलर महंगा हो गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। फिर इकोनॉमिक स्टेट ऑफ कंट्रीज, एक कंट्री में बाहर से इंपोर्ट करना अगर महंगा हो मतलब अगर बाहर से इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। फिर अगर इंटरनेशनल ट्रेड में जो सामान जो कि जहाज़ के थ्रू जा रहा है वो अगर जहाज़ डूब गया तो सामान भी ख़त्म, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब फॉरेन रिजर्व का मतलब क्या होता है? फॉरेन रिजर्व का मतलब होता है कि देखिए हर एक कंट्री के पास बाहर के कंट्री का जो करेंसी होता है उसका कुछ पोर्शन उसके पास रहता है। जैसे अगर बात करें तो ये अगर फॉर एग्जांपल ये पिगी बैंक की तरह होता है, ये इंडिया का भी है। इंडिया का एक पिगी बैंक है जहाँ पे बाहर की करेंसी मतलब डॉलर होगा, येन होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, रशिया का रूबल हो सकता है, पाउंड हो सकता है, यूरो हो सकता है। तो ये अलग अलग रिसोर्स, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए मैं अगर बाहर से सामान खरीदूंगा तो मुझे उस कंट्री का जो ये होगा, उस कंट्री का जो करेंसी है, मुझे उस करेंसी में उसे पेमेंट करना होगा। अब वो करेंसी ताकि मेरे पास रहे, इसके लिए हर एक कंट्री क्या करती है कि वो अपने पास में एक बैंक अकाउंट, बेसिकली आप बोल सकते हैं एक तिजोरी में वो बाहर का पैसा अपने पास में स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि इंटरनल ट्रेड में एक ही कंट्री के अंदर में बिजनेस हो रहा है तो भाई यहाँ पे तो सिर्फ जो डोमेस्टिक करेंसी है सिर्फ उसी का काम है, तो बाहर का करेंसी का तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ये जो बाहर का ये जो पिगी बैंक है, क्या इसमें से कोई भी पैसा आएगा या फिर जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रुपीज़ में पेमेंट हो रहा है। तो लेकिन ये जो है ये तो बाहर के करेंसीज का है, तो यहाँ पे जो फॉरेन रिजर्व है उसके ऊपर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बात करें फॉरेन ट्रेड के अंदर में तो बहुत पॉसिबल है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड में मैंने अगर बाहर से कोई सामान खरीदा तो ये जो डॉलर है ये डॉलर हो सकता है कि यहाँ से बाहर चला जाए, या फिर हो सकता है कि अगर किसी ने मेरी कंट्री से कुछ खरीदा तो ये बाहर से डॉलर जो है वो यहाँ पे आ सकता है। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से फॉरेन रिजर्व के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता है, वो या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ठीक है, फिर अगर बात करें रेस्ट्रिक्शंस की तो इंटरनल ट्रेड के केस में रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम रहते हैं, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड के केस में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा बेसिक्स। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उसमें से जो पहला वाला हमारा यहाँ पे है वो हमारा यहाँ पे हो चुका है। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये हमारा हो चुका है। अब हम कल के वीडियो में यहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।